राहुल अखिलेश की काली पट्टी, संसद में नया बवाल, पीएम मोदी बिना लोड लिए कहां चल दिए। विदेश जाने के पहले मोदी शाह की मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में अब वो होगा जो राहुल गांधी ने भी सोचा नहीं होगा क्या। अखिलेश यादव की मस्जिद के अंदर वाली मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि हंगामा मच गया। और बिहार चुनाव के पहले नीतीश तेजस्वी के बीच सबसे तीखी बहस के वायरल वीडियो में क्या है, सबसे पहले देश की भर में आज जो पॉलिटिक्स हुई है उसके बारे में आपको बताऊं। 3 दिन से इंडी गठबंधन ने संसद रोक रखी है और आज तो संसद में नया बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा इंडी गठबंधन काली पट्टी बांधकर आ गया भाई। ये लोग नरेंद्र मोदी को पहले ऑपरेशन सिंदूर पर घेर रहे थे, फिर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा निकाल कर ले आए। लेकिन पूरा इंडी गठबंधन ये देखकर हैरान हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राहुल अखिलेश की इस पॉलिटिक्स का कोई लोड ही नहीं ले रहे। इधर इंडी गठबंधन चीखता रहा, काले कपड़े पहनता रह गया, काली पट्टी बांधता रह गया, मोदी निकल लिए बिना लोड लिए विदेश। उनको जो अपना काम करना है वो तो उसमें लगे हुए हैं। पूरे इंडी गठबंधन जो है वो मतलब हैरान परेशान है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश जाने पर कह दिया कि वो तो भाग गए, उनकी विदेश नीति फेल है। दूसरी तरफ बिहार के वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर दिल्ली से पटना तक बहुत हंगामा मचा। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है बॉस। इंडी गठबंधन भी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तलाश रहा है, जबकि उसको पता है कि जीतेगा एनडीए का कैंडिडेट, लेकिन किसी को एक और लेके आएंगे तब तो मुकाबला होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव की एक मीटिंग को लेकर बड़ा विवाद हो गया। आरोप है कि उन्होंने संसद भवन के पास एक मस्जिद में अपने नेताओं के साथ मीटिंग की। बीजेपी अखिलेश यादव को घेर रही है, पूछ रही है कि भाई क्या अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का दफ्तर समझ लिया है क्या। मतलब कुल मिलाकर आज भी जबरदस्त पॉलिटिक्स चली है, नए नए ड्रामे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर नया बवाल हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि विदेश जाने के पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ऐसी कौन सी मीटिंग हुई है जिसको लेकर बड़ी चर्चा है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में अब वो होगा जो राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा क्या। अखिलेश यादव की मस्जिद के अंदर वाली मीटिंग में क्या बवाल मचा है, क्या हंगामा मचा है उसको लेकर। बिहार में गजब हो गई है भाई, तीखी बहस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। लेकिन ये पूरी सियासत आपको दिखाऊं, पहले उसका ट्रेलर तो देखिए बॉस। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। अभी भी आप ट्रंप की गुलामी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की, सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। एसआईआर का विरोध नहीं करते, निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। और बीजेपी के पास मशीन है कोई, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पता नहीं कौन सी मशीन उनके पास है कि तुरंत वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। तो ये तो ट्रेलर था बॉस, दिन भर पूरी फिल्म चली है। आज संसद सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी ज्यादातर वक्त हंगामे में ही बीत गया। कुछ नया हुआ है तो काले कपड़े और काली पट्टी की एंट्री हुई। संसद परिसर में विपक्ष ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की पार्टियों ने नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ गए। विपक्ष ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन में बदलने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने एकजुटता दिखाने के लिए राहुल गांधी को काला मफलर भी पहना दिया कि भाई तुम भी पहनो, हम भी पहने हैं, हम दोनों पहनेंगे। फिर दोनों नेता साथ में खड़े होकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर नया बम फोड़ दिया। पहले तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी होने की बात करने लगे, फिर उन्होंने यह खुलासा किया कि कर्नाटक में भी बहुत गड़बड़ी चल रही है और उन्होंने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया। सुनिए राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर क्या नया आरोप लेकर आए। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की, हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है,
कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? राहुल जी सब पकड़ लिए, सब पकड़ लिए बॉस। अभी तक ईवीएम पकड़ते थे, फिर कह रहे हैं कि भाई अंदर का वीडियो दिखाओ, अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। कभी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी होती है, कभी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़े। एक चीज ये पकड़ नहीं पा रहे कि इनका कनेक्ट पब्लिक से कैसे टूट गया है। वो पकड़ लेते ना मुद्दा तो सारा चुनाव जीतते। ये इधर उधर पकड़ रहे हैं, यही गड़बड़ा रहे हैं। राहुल गांधी इलेक्शन चोरी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव एक कदम और आगे चले गए बॉस। अखिलेश यादव ने कह दिया कि बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना देती है। सच में कहें भाई, हंसिए मत। अखिलेश यादव को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि बिना इन सब का लोड लिए पीएम मोदी कहां चले गए। जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आएँ, निष्पक्ष चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके बैठा हुआ था, और बीजेपी के पास मशीन है कोई जो वो हर बूथ पे पहुंचाते हैं कि अगर आप पे आधार नहीं है तो 5 मिनट में आधार बना देते हैं बीजेपी के लोग। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पता नहीं कौन सी मशीन उनके पास है कि तुरंत वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। तो ये कहानियां, मनोहर कहानियां चल रही हैं बॉस। कह रहे हैं अखिलेश यादव की चुनाव आयोग का काम है ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बांग्लादेशियों का वोट डलवा दें, रोहिंग्याओं का वोट डलवा दें, जो मर गए हैं उनका भी वोट डलवा दें क्योंकि ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। कह रहे हैं 5 मिनट में आधार कार्ड बना देती है बीजेपी। तो भाई फिर आप लोग काहे खड़े होकर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड देखकर जो है वोटर वेरिफिकेशन होने दीजिए? फिर तो बीजेपी 5 मिनट में बना के अपना वोटर जो है वो एंट्री करा देगी। कह रहे हैं 5 मिनट में वोटर आईडी बन जाता है। कहां बनता है? हम लोग को भी दिखाइए, लेकिन चलिए मीडिया को दिखाइए कहां पोलिंग बूथ के पास 5 मिनट में वोटर आईडी बनता है। आप देखिए कि जैसे ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा को तैयार हुई, वैसे ही ये लोग बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का नया मुद्दा ले आए, नई नई कहानियां ले आए। विपक्ष अब बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद में अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है। आज लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामे को शांत कराने के लिए लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को खूब समझाया भी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो भड़क गए। सुनिए, देखिए क्या हुआ। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। साथ में यह शर्त भी जोड़ रहा है कि चर्चा में पीएम मोदी होने ही चाहिए। सुनिए कांग्रेस के उपनेता लोकसभा में गौरव गोगोई ने क्या कहा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। वे प्रधानमंत्री, वे केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप हैं? हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें। इनको हर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने ही चाहिए, ये वाला एक क्लॉज लगा देते हैं। क्यों? इसके पहले सदन का जो भी सत्र चलता था और देश का जो प्रधानमंत्री होते थे वो पूरे टाइम बैठे रहते थे क्या वहां पे? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पूरे टाइम बैठे रहते थे क्या? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि चर्चा भी चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही चाहिए, और नरेंद्र मोदी वहां बैठे होने चाहिए। जिस वोटर लिस्ट रिवीजन पर ये लोग बवाल काट रहे हैं वो काम तो आसानी से चल रहा है। दूसरी बात, वोटर लिस्ट की सफाई भी की जा रही है। अब तक बिहार में 51 लाख मतदाताओं को हटाया जा चुका है। 18 लाख इनमें से ऐसे थे जिनका निधन हो चुका। 26 लाख मतदाताओं ने अपनी विधानसभा बदल ली। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके पास 2 जगह के वोटर कार्ड हैं।
बिहार के एसआईआर में 97% से ज्यादा मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। सिर्फ 21 लाख मतदाताओं का फॉर्म रिसीव होना बचा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं इसमें बवाल की वजह क्या है, यह नहीं समझ में आ रहा। भाई मान लीजिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 18 लाख लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं तो उनका नाम हटा रहे हैं। तो भाई अगर गलत हटा रहे हैं तो आप ले आइए, फलाने आदमी को उठा के ले आइए, कहिए कि देखिए जिंदा है, इसका नाम हटा दिए, खत्म मामला। कह रहे हैं कि भाई इतने लाख लोग हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यहां रह ही नहीं रहे, तो उनका वोट यहां कैसे होगा, उसको उठा के ले आइए, बोलिए देखिए यही ना रह रहा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, एक्सपोज कर दीजिए चुनाव आयोग। हंगामा करने से क्या होगा बॉस? अभी 1 महीने का टाइम है कि कुछ गलत हुआ है तो उसको आप उठाइए, डीएम के पास ले जाइए, आप उस पर कहिए कि ये गलत हुआ है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट को क्लीन करने की इस प्रक्रिया को राहुल गांधी बीजेपी का गेम बताने लगे। बीजेपी ने भी जवाब दिया कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहा है। सुनिए जरा। और जब हिमाचल में कैसे फिल्म की सरकार अगर आज सरकार उनकी थी, चुनाव मशीनरी और चुनाव इलेक्शन कराते हैं स्टेट की मशीनरी से कराते हैं, तो उनको अगर इस बात का ज्ञान नहीं है। इंडी गठबंधन की लाइन लेंथ ही समझ के बाहर है बॉस। पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। जब सरकार बिना विरोध के चर्चा को तैयार हो गई तो फिर कहा कि पहले दिन ही चर्चा कराओ। पहले दिन से क्या दिक्कत है? साथ में यह भी शर्त जोड़ दी कि चर्चा में नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहने ही चाहिए। सरकार ने समझाया कि पीएम मोदी 1 हफ्ते के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं इस हफ्ते, तो पीएम मोदी की मौजूदगी में तो अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। जब सब तय हो गया तो नया विरोध करने लगे कि चर्चा की तारीख फिक्स नहीं है। अब आज चर्चा की तारीख भी तय हो गई। लोकसभा में 27 जुलाई को और राज्यसभा में 28 जुलाई को चर्चा होगी, ये डेट तक बता दिया गया। यही नहीं, राज्यसभा में पहले 9 घंटे चर्चा होनी थी, उसको बढ़ा के 16 घंटे कर दिया गया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि तुमको जितना चाहिए भाई उतना चर्चा कर लो। पहले 25 घंटे की बात हुई थी, अब 30 घंटे से ज्यादा की चर्चा होगी। डेट बता दिए, सब हो गया, तो चल रहा है मामला। विपक्ष जो मांग कर रहा है सरकार से, सरकार मानती जा रही है। बावजूद उसके माहौल यह बनाया जा रहा है कि सरकार जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये देखो, वो बार बार बोल रहा है, ये क्यों निरुत्तर है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी भी आप ट्रंप की गुलामी करना चाहते हैं। देश बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हमने देश की एकता के लिए सब लोग मिलके सरकार को सपोर्ट किया। अगर हमारे को बार बार ट्रंप ये कह के अपमान करता है कि समझौता मैंने कराया, तो उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए और वो भी डट कर बोलना चाहिए, हम खुद ने कर लिया। पहली बात तो ट्रंप अपमान कर रहा, आप अपमानित हो क्यों रहे हैं? जब अपने यहां का विदेश मंत्रालय बता चुका, प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन पे सुना चुके कि भाई कोई डील नहीं हुई थी, हमने अपने हिसाब से जो है वो सीज फायर किया है, तो आप क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं जब अपनी देश की सरकार कह रही है, खुले में कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ? आपको ट्रंप पे ज्यादा भरोसा क्यों? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक करेक्शन कर दूं, 28 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पे, सोमवार को, और 29 को राज्यसभा में होगी। खैर, जब यह तय हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कब और कितनी चर्चा होगी, तो बार बार इसी पे बवाल मचाने की वजह क्या है? विपक्ष तो नई मांग लेकर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के सदन में मौजूदगी की मांग कर रहा था। सरकार ने यह भी मान लिया कि ठीक है, पीएम रहेंगे। इसके अलावा आज एक और खबर यह आई कि पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने का फैसला किया है, वो जवाब दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। अभी पीएम मोदी विदेश गए हैं, लेकिन आज विदेश जाने से पहले पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। सुबह सुबह संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात हुई। फिर अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच भी बैठक हुई। यानी आज पूरा दिन बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं, प्लानिंग का दौर चला है, और इन बैठकों को लेकर यही कयास है कि विदेश जाने से पहले पीएम मोदी ने बड़ी प्लानिंग की है। पीएम मोदी आज यूके और मालदीव की यात्रा पर गए। 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच वो दोनों देशों की यात्रा करेंगे। कूटनीति के लिहाज से यह बहुत अहम दौरा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी आज विदेश दौरे पर निकले, वैसे ही राहुल गांधी उनके इस विदेश दौरे पर सवाल उठाने लगे। भारत की पूरी विदेश नीति को फेल बता दिया। सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर हम बताएंगे फेल कौन है।
गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया जी? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया जी? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी देश ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, कोई साथ नहीं आया, जबकि खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस के ही जिन सांसदों को दूसरे देशों में डेलीगेशन के तौर पर भेजा था, वो खुद कह रहे थे कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट मिला। दूसरी बात यह समझने वाली है कि पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत किसी देश की सपोर्ट की जरूरत पर नहीं बैठा है बॉस। बिना किसी के सपोर्ट के हमने पाकिस्तान को ठोक कर दिखाया, यह हमारी काबिलियत है आज की। अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए, आज तक पाकिस्तान अपने एयरबेस ठीक नहीं कर पाया है। यह बात भी समझनी होगी कि आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन दिखाया, और पूरी दुनिया तो इसी तनाव में थी कि कहीं पीएम मोदी पाकिस्तान का नक्शा ना बदल दे। तो सपोर्ट की जरूरत वहां होती है जहां भारत कमजोर पड़ रहा हो। भारत ने तो एक साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की सबको निपटा दिया। इतना ही नहीं, भारत ने तो पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि अगर अब और कोई आतंकी हमला होगा तो जहां से अभी रोके वहीं से मारना शुरू करेंगे। यह भारत का न्यू नॉर्मल है। यानी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ भारत को किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं था। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की इतनी धुलाई हुई, दुनिया के बड़े बड़े देश चुपचाप सब देखते रहे। दुनिया की बाकी बड़ी ताकतों को इस युद्ध से दूर रहना ही भारत की बड़ी जीत है बॉस। कोई नहीं आया पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर। आप मार रहे हैं, सब देख रहे हैं, और कोई आपको रोक नहीं रहा है। इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा बॉस? इतने बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, एक नहीं आया पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए। एक नहीं आया कि भारत रोकिए, भारत रोको, ये क्या कर रहे हो तुम। किसी ने नहीं कहा। यही सपोर्ट होता है डिप्लोमेसी में बॉस। और क्या होता है कि आप मार रहे हैं, सामने वाला चीख रहा है, लेकिन कोई रोकने नहीं आ रहा है। इसको सपोर्ट ही कहते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप का नाम लेकर यह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने एक बार भी ट्रंप को जवाब नहीं दिया। एक बार वो भी सुनिए। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने 25 बार सीज फायर पर बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी की यह बात भी फैक्चुअली गलत है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद फोन पर ट्रंप से कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर दोनों सेनाओं के बीच हुआ था और उसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की बातचीत के दौरान कहीं भी किसी भी स्टेज पर ट्रेड डील की कोई बात नहीं आई थी, जैसा ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने तो ट्रंप के मुंह पर उन्हें जवाब दे दिया। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है बॉस? इसके अलावा विदेश मंत्रालय कई बार अलग अलग मंच से ट्रंप के दावों को खारिज कर चुका है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो फोन पर बातचीत हुई, उसका बकायदा स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय ने जारी किया कि नरेंद्र मोदी ने यह बात ट्रंप को कही। क्या अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसको डिनाई किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा? लेकिन राहुल गांधी को नहीं सुनना है तो नहीं सुने, देश सुन रहा है बॉस कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के मुंह पे बताया कि किसी और से बात नहीं हुई थी। इस बातचीत के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाने में जुटे। अब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी सवाल उठा दिए। कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। एक बार वो भी सुनिए इनका बयान। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई, या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। राहुल गांधी की बातों में लॉजिक ढूंढने निकलिएगा तो रेत में सुई ढूंढने जैसा है। कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अगर ऑन गोइंग है तो विक्ट्री कैसे हो गई? अरे भैया, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में विक्ट्री की बात हो रही है। इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट में सीरीज खेल रहे हैं।
इंडिया दूसरा टेस्ट जीता है अगर, तो नहीं कहिएगा कि दूसरा टेस्ट जीता था, क्योंकि अभी तो सीरीज खत्म नहीं हुई, इसलिए पहला दूसरा टेस्ट जीता हुआ आप बोल नहीं सकते राहुल गांधी के हिसाब से। गजब है भाई। इनको बस ये साबित कर देना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी नहीं मिली, भारत जो है वो मार खाया, भारत के प्लेन गिर गए। एकदम अंदर से लग रहा है कि इनकी इच्छा यही है कि कैसे लोगों के मन में मैं ये सेट कर दूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किसी को शक नहीं है बॉस, आप गलत प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सवालों के घेरे में आ जाए, और इसी में वो बार बार ट्रंप की बात कर रहे हैं, जबकि ट्रंप के बारे में दुनिया जानती है कि ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तो पाकिस्तान से अच्छा कौन जानता होगा कि भारतीय सेना ने उसे कितना ठोका। पाकिस्तान की सेना अब तक इसी बात से घबराई हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी फिर से भारत जो है वो फिर से कभी भी ठोक सकता है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए, विदेश नीति को फेल बताया, लेकिन आप देखिए कि आज ही नरेंद्र मोदी ऐसी विदेश यात्रा पर निकले हैं जिससे भारत को जबरदस्त कूटनीतिक सफलता मिलने वाली है। पीएम मोदी यूके के दौरे पर दोनों देशों के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकता है। यह डील भारत के लिए कितनी अहम है, इससे क्या होगा, यह आपको थोड़ी देर में आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा। पीएम मोदी यूके के बाद मालदीव जाएंगे। मालदीव वो देश है जहां चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं। साल 2023 में मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर चुनाव जीता था। आज वही मोइजू मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर चीन को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बुला रहा है। समंदर में सुरक्षा के लिहाज से मालदीव भारत के लिए अहम देश है। यही वजह है कि पीएम मोदी वहां जाकर भारत के हितों को साधेंगे। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के इस विदेश दौरे को बता रहे हैं कि वो तो भग गए। मनमोहन सिंह विदेश दौरे पे जाते थे तो भग जाते थे क्या? लेकिन यहां तो खुद को विदेश नीति का एक्सपर्ट बताने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि पीएम मोदी पर्सनल काम से जैसे घूमने गए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बहस से बचने के लिए चले गए। ऑपरेशन सिंदूर की बहस से बचना होता तो इसी हफ्ते नहीं करा देते ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा, खुद विदेश में रहते, आप यहां चर्चा कर लेते। वो तो कह रहे हैं कि मैं रहूंगा भाई, मैं आ जाऊं तब चर्चा करना, और 25 घंटे क्या 35 घंटे कर लो। सच यह है कि पीएम मोदी जिस एफटीए को फाइनल करने के लिए यूके गए हैं, उस एफटीए पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी ऐसे वक्त में यूके से डील फाइनल करने गए हैं जब अमेरिका में ट्रंप हर देश को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। यूके और भारत की यह डील टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को भी करारा जवाब होगा। इसके अलावा जो नेटो रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी दे रहा था, उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूके जाने का फैसला किया, उस पर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही है। जनवरी 2022 में ऑफिशियल बातचीत शुरू हुई थी, अक्टूबर तक एग्रीमेंट होने की उम्मीद थी, लेकिन 3 साल से ज्यादा लग गए। आप सोचिए, भारत के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए पीएम मोदी ऐसी कोई भी डील जल्दबाजी में नहीं कर रहे जिससे देश को नुकसान हो, और 3 साल की मेहनत के बाद अब जाकर दोनों देशों के बीच कहा जा रहा है कि एफटीए पर बात बन गई, और उसे पीएम मोदी ऐसे ही छोड़ दें सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के कुछ नेता उन पर सवाल उठाएंगे। आप यह भी देखिए कि भारत और यूके के बीच जब साल 2022 में बातचीत शुरू हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तब बोरिस जॉनसन पीएम, तब से अब तक वहां 3 पीएम बदल गए बॉस, लेकिन अब जाकर बातचीत फाइनल होती दिख रही है। भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल होने की कगार पर है, उससे कैसे दोनों देशों का फायदा पहुंचेगा और कैसे भारत के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, अब ये भी आपको बताता हूं। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान बनाया जाता है, कम टैक्स या 0 टैक्स तक लगता है। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है, दोनों देशों के व्यापारियों को टैक्स फ्री मार्केट मिल जाता है, उनका सामान सस्ता हो जाता है, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस एफटीए का मकसद भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 10,36,000 करोड़ तक ले जाना है। यूके में टैक्स फ्री मार्केट मिलने का मतलब है कि भारत को यूरोप की मार्केट का और ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूके में सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। जब भारत और यूके के बीच ट्रेड बढ़ने की वजह से चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों का यूके से होने वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। अनुमान है कि भारत यूके की डील से इन देशों को एक झटके में 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी यूके से डील फाइनल करने के बाद मालदीव के दौरे पर जाएंगे। और यह मालदीव का दौरा क्यों अहम है, पीएम मोदी डिप्लोमेसी में कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी रूस, चीन के साथ मिलकर कौन सा प्लान बना रहे हैं जो ट्रंप का बुखार छुड़ा देगा, यह अभी आगे अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि देश में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। इधर संसद में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेर रहा है।
उधर बिहार में अलग जबरदस्त बवाल मचा हुआ है भाई। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भाई साहब वहां तो पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया। सत्ता और विपक्ष के बीच वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर गजब हंगामा हुआ है, युद्ध चला है। कल और आज दोनों दिन इंडी गठबंधन के नेता बिहार विधानसभा में काले कपड़ों में आए, वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो। इस हंगामे और बवाल में आज सीएम नीतीश कुमार की भी एंट्री हो गई। नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में तेजस्वी यादव और विपक्ष की क्लास लगा दी। नीतीश ने तेजस्वी को उनके पिता लालू यादव के जमाने के बिहार की झलक भी याद दिलाई। आज भी बिहार विधानसभा में इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया। राबड़ी देवी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। इन सभी के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था संविधान की हत्या बंद करो। मतलब लोग हर दूसरे मुद्दे पर संविधान की हत्या करवा देते हैं। विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान विपक्षी विधायकों की विधानसभा के मार्शल्स के साथ झड़प भी हो गई। यानी पूरा माहौल बनाया जा रहा है जैसे चुनाव आयोग पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर रहा हो। इसी तरह कल भी विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने तो कुर्सी तक उठा ली थी। तेजस्वी यादव जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं, आज कह रहे हैं कि एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध तो एसआईआर की प्रक्रिया का कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव। एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। पर सदन में खंडन क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोग तो ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर की प्रक्रिया को रोका नहीं, प्रक्रिया के तरीके पे या जो तरीका है एसआईआर का उस पर कोई सवाल नहीं उठाए। तो आपके कहने से क्या होगा? आप यही बात जाके सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दीजिए, वहां से रुकवा लीजिए। बिहार विधानसभा में आज इंडी गठबंधन के विरोध पर सीएम नीतीश कुमार ने जमकर इनकी क्लास लगाई। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोप पर कहा कि आज ये सब बोल रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे पिता सीएम थे तो तुम्हारी माता जी सीएम थी, तो प्रदेश का क्या हाल था उस समय? तो तुम, यानी तेजस्वी यादव को कह रहे थे वो कि तुम बच्चे ना थे जी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए जो बोलना है बोलिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि बिहार में पिछले 20 साल में हमने कितना काम किया है। सुनिए नीतीश कुमार। आप बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था। नीतीश कुमार कह रहे हैं जितना अंडबंड बोलना है बोलो, फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव में सारा फैसला होगा। बिहार में सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर ही हंगामा नहीं हो रहा, प्रशांत किशोर भी बिहार में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने आज पटना में बड़ा प्रोटेस्ट किया। इसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे। प्रशांत किशोर ने गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की रोजगार सहायता राशि देने, दलित भूमिहीन परिवारों को जमीन देने और भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार के आरोपों में को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शन को रोक दिया। पुलिस ने प्रशांत किशोर के प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। कुल मिलाकर गजब हंगामा मचा रहा प्रशांत किशोर के प्रदर्शन को लेकर। अपने कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज से प्रशांत किशोर भी भड़क गए। प्रशांत किशोर एक कार पर चढ़कर बैठ गए और पुलिस को चुनौती देने लगे। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो पुलिस उन पर लाठी चलाकर दिखाए। सुनिए प्रशांत किशोर। दिखाइए लाठी मार के, अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। आप लाठी मार के दिखाइए, आप लाठी मार कर दिखाइए। कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाते हो। हमारे पीछे एक लड़के को मारे हैं, आप उसका सर फूटा है, क्यों लाठी चलाया है बताइए? आप जवाब दीजिए। आप जन सुराज के कार्यकर्ता को मारे हैं और आप ये पुलिसिया रोब दिखाइएगा, हम पर चलेगा नहीं। बहुत पुलिसिया रोब देखे हुए हैं हम। अगर ये नहीं सुधरे तो नीतीश कुमार को जाने से पहले जिस घर में वो रह रहे हैं एक आने मार्ग में,
चुनौती लिख लीजिए, उसी घर में इनको घेर देंगे, पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा बिहार से ला के लोगों को यहाँ घेर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। बिहार में ये पॉलिटिक्स चल रही है तो उधर यूपी में अखिलेश यादव अपनी पॉलिटिक्स सेट कर रहे हैं और इस चक्कर में एक नए विवाद में फंस गए। अखिलेश यादव की एक मस्जिद के अंदर की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। ये तस्वीर जो अब आपके स्क्रीन पर आ रही है, आप देख रहे हैं, उसी मस्जिद की बताई जा रही है जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ गए थे। अखिलेश की इस तस्वीर पर हंगामा मच गया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश हमेशा मस्जिद के अंदर जाकर पार्टी की मीटिंग करते हैं। सुनिए बीजेपी नेताओं को। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है। मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो, चाहे अन्य राजनीतिक दलों में। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव के खिलाफ मौलानाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के संस्थापक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया है और अखिलेश को मस्जिद में ले जाने वाले मोहिबुल्ला नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। उनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहां खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहां मौलाना मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मोहिबुल्ला नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। जिस मस्जिद में अखिलेश यादव गए वो संसद भवन के पास ही है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी इस मस्जिद में इमाम भी हैं। संसद की कार्रवाई स्थगित हुई तो मौलाना मोहिबुल्ला नदवी अखिलेश और दूसरे सांसदों के साथ मस्जिद चले गए। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई और सांसद भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। यह मस्जिद संसद भवन के ठीक सामने है। सड़क पार करके इस मस्जिद में आप जा सकते हैं। इस मस्जिद का नाम ट्रांसपोर्ट नगर मस्जिद या जामा मस्जिद है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को पार्टी ऑफिस बना दिया, मस्जिद में राजनीति कर रहे हैं बैठ के। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि मस्जिद के अंदर कोई बैठक नहीं हुई थी, बल्कि अखिलेश यादव मस्जिद को देखने के लिए गए थे। इस मामले में विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तोड़ने का काम करती है और हम जोड़ने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने धर्म को हथियार बना लिया। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, ये तो पब्लिक तय करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ रहे हैं या जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसकी धुरी को बदल देगी। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का प्लान तैयार है। साथ मिलकर वो करेंगे कि ट्रंप का बुखार उतार देंगे क्या? भारत, चीन, रूस की तिकड़ी हुई मजबूत तो दुनिया में क्या क्या बदल जाएगा, अब इसका पूरा खेल समझाने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार कर लिया है क्या जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देगा? मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ मिलकर वो करने वाले हैं क्या कि ट्रंप जो आए दिन टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, उनकी दादागिरी दिखाने का बुखार उतर जाएगा? भारत, रूस और चीन एक साथ होने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें अब तेज होती जा रही हैं और इसके लिए तीनों देशों ने बातचीत के लिए RIC वार्ता शुरू करने की योजना बनाई, जिसके जरिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की दादागिरी को खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। अब ये RIC क्या है? अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए तो क्या गजब हो जाएगा, आज आपको यह विस्तार से समझना चाहिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की गर्दन मरोड़ने का कैसे तगड़ा इंतजाम किया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति कैसे हिट हो रही है, क्या क्या ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए। आप देखिए कि भारत, चीन और रूस के बीच
त्रिपक्षीय संगठन आरआईसी को फिर से सक्रिय करने की चर्चा हो रही है। आरआईसी में आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया और सी यानी चाइना। यह बातचीत का वो मंच है जिसे 1990 के दशक के अंत में रूस ने तैयार किया था। आरआईसी का मकसद अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक तरफा वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस करना है। आरआईसी के तहत तीनों देशों के बीच अलग अलग लेवल पर 20 बैठकें हो चुकी हैं। आरआईसी के जरिए विदेश नीति के साथ साथ सुरक्षा मामलों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत चीन के बीच गलवान क्लैश के बाद यह मंच लगभग निष्क्रिय पड़ गया था। अब रूस एक बार फिर से आरआईसी को एक्टिवेट कर रहा है और चीन ने भी इसके लिए रजामंदी दे दी है। अगर रूस, भारत और चीन एक साथ आ जाते हैं तो क्या अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्या? पूरा पावर सेंटर पश्चिमी देशों से एशिया में शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि भारत, चीन और रूस एक हो गए तो इनकी ताकत दुनिया के तमाम गुटों से ज्यादा होगी। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीन देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% बनता है बॉस। चीन 1641 लाख करोड़ रुपए के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। भारत 345 लाख करोड़ रुपए के साथ चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है और रूस की इकॉनमी भी 181 लाख करोड़ रुपए की। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आ गए तो ये तीनों देश मिलकर पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो के मुकाबले की ताकत बन सकते हैं। तीनों देशों का टोटल सैन्य खर्च लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। चीन का सैन्य बजट 21,60,000 करोड़ रुपए, रूस का सैन्य बजट करीब 13 लाख करोड़ रुपए और भारत का सैन्य बजट करीब 6 लाख करोड़ रुपए। रूस, चीन और भारत तीनों ही दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता और उत्पादक देशों में भी शामिल है। रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दोनों देश इसके लिए आयात पर निर्भर है। अभी भी भारत रूस से तेल खरीदने में पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इन तीनों देशों की कंबाइंड पावर का एक ट्रेलर देखा था। जब पूरा यूरोप और अमेरिका छाती पीटता रह गया और रूस को धमकियां देता रह गया, तब भी भारत और चीन की मदद से रूस खड़ा रहा और दुनिया इन तीनों देशों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, ना आज बिगाड़ पा रही। भारत, रूस और चीन अगर साथ आ गए तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि रूस और चीन लंबे समय से डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस के बीच ज्यादातर व्यापार अभी चीन की करेंसी युआन में हो रहा है। भारत और रूस के बीच भी व्यापार के लिए डॉलर के बजाय किसी और पेमेंट मोड अपनाने की तैयारी चल रही है। ब्रिक्स में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका भी डी डॉलराइजेशन की बढ़ चढ़कर बात करते रहे। अब अगर रूस, भारत और चाइना के तहत, आरआईसी के तहत रूस, भारत और चीन ने साथ मिलकर डॉलर को अगर नकार दिया बॉस, तो यह डॉलर की दादागिरी को खत्म कर सकता है। ट्रंप जिस तरह से दादागिरी दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर भारत, चीन साथ आ गए, रूस साथ आ गया, तो ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल जाएगी एक बार, क्योंकि भारत और चीन सबसे बड़े मार्केट है बॉस। अगर दोनों देशों ने अमेरिका में सामान बेचना बंद कर दिया और अमेरिका का सामान भारत में बिकने देना बंद कर दिया या कम भी कर दिया, तो अमेरिका की हवा टाइट हो जाएगी बॉस। यह बात ट्रंप भी समझ रहे हैं, इसलिए वो अब धमकी देने पर उतर आए। आरआईसी की चर्चा के बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा, अमेरिका उस पर 150% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप के सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के हवाले से चेतावनी दी कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो अमेरिका उनको बुरी तरह बर्बाद कर देगा। तुम क्या बर्बाद करोगे यार? तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है, तुम्हारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है और तुम भारत को बर्बाद करने आए हो, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ट्रंप का इलाज कराओ अगर उनको ऐसा लगता है भाई कि वो भारत को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप की हालत कितनी खराब हो रही है आप इसी से अंदाजा लगाइए, क्योंकि भारत, रूस और चीन साथ आ गए तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे और अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। लेकिन आरआईसी दोबारा शुरू होगा या नहीं, इसका फैसला नरेंद्र मोदी को करना है, जिनकी विदेश नीति का एक ही मंत्र है, इंडिया फर्स्ट। पीएम मोदी को पता है कि चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी को पता है कि चीन से हाथ मिलाओ, लेकिन जरा ध्यान से और चौकन्ना रहे। मोदी सरकार अभी यही कर भी रही है।
चीन ने भारत से संबंधों को बेहतर करने के लिए हाथ तो आगे बढ़ा दिया है। भारत ने चीन की सैन्य और डिप्लोमेटिक घेराबंदी करके ही हाथ मिलाने के लिए हामी भरी। आप देखिए कि भारत आरआईसी में शामिल होगा, उससे पहले ही चीन बॉर्डर पर भारत ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी। लद्दाख में राफेल की तैनाती के लिए परमानेंट हवाई पट्टी बनाकर तैयार कर दिया। इसके अलावा एलओसी पर आकाश प्राइम और S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खड़े कर दिए। लद्दाख से लेकर चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट तक चीन बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट की हुई है। हिंद महासागर में सबसे एडवांस युद्धपोत सबमरीन की तैनाती हो चुकी है। समुद्र में एडवांस मिसाइलों की टेस्टिंग लगातार चल रही है। यानी भारत चीन से अगर दोस्ती करने की दिशा में बढ़ने का भी सोच रहा है, तो भाई जैसे फिल्मों में नहीं दिखाता है कि आप मिलने भी गए ऐसे आदमी से जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो पूरा 4 ठुक खोस के गए, वैसे ही भारत ने तैयारी की हुई है कि पूरा एकदम तैयारी कर दो, चीन को पता रहे कि धोखा देना बहुत मुश्किल है। यह मोदी सरकार की विदेश नीति का दम है कि जो चीन हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता था, वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में बड़े देशों के बीच संबंधों का बेहतर होना हमेशा तनातनी से बेहतर होता है। भारत चीन को लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। गलवान संघर्ष के बाद यह मोदी और शी जिनपिंग की पहली द्विपक्षीय बैठक। इसके बाद पिछले महीने यानी जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल चीन गए, एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। अभी 13 जुलाई को ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की यात्रा की थी, जहां उन्होंने शी जिनपिंग समेत कई बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की थी। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चीन के साथ हाथ मिला ही क्यों रहे हो, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि चीन ने भारत की शर्तों पर हाथ मिलाने की शुरुआत की। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का भरोसा दिया। एलएसी पर देप्सांग और डेमचोक जैसे विवादित इलाकों से अपनी सेना को पीछे हटाया। 6 साल बाद मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई है। जब चीन भारत से दोस्ती करने के लिए कई कदम उठा रहा है और उठा चुका है, तब भारत ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। भारत सरकार अब चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देने जा रही है। भारत 5 साल बाद यह सेवा फिर से शुरू करेगा। जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष के बाद चीनी पर्यटकों पर बैन लगा दिया गया था। अब चीन के पर्यटकों के लिए 24 जुलाई से भारतीय वीजा सर्विस दोबारा शुरू होगी। यानी भारत बहुत फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत चीन के साथ रिश्तों को रीसेट तो करना चाहता है, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि दोनों का आपसी क्लैश भी तो है ना भाई। एक तो चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, दूसरा भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में, तो चीन तो मतलब कितनी दोस्ती निभा पाएगा, कैसे दोनों कॉम्पिटिटर हैं तो साथ चलेंगे, ये एक सवाल तो रहता ही है। और चीन पे आंख मूंद के भरोसा किया भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का दम देखिए। जो देश चीन के इशारे पर नाचते थे, वो भी आज फिर से भारत के साथ दोस्ती करने के लिए बेचैन है। पीएम मोदी मालदीव को पटरी पर ला चुके हैं, श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है और सदियों से दोस्त रहे नेपाल के साथ रिश्तों को भी नई दिशा दी है। ये तीनों वो देश हैं जहां भारत के दुश्मनों के इशारे पर पिछले कुछ सालों में एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की है। कहा गया कि ये देश भारत से दूरी बनाकर चीन के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते हैं, वो देखें कि एंटी इंडिया नैरेटिव की कैसे हवा निकाल दी गई। और जो लोग भारत विरोधी माहौल बना रहे थे, वो अब भारत और पीएम मोदी का गुणगान गा रहे हैं। अब मालदीव को ही देखिए। 2 साल पहले जब मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसने चीन के इशारे पर भारत को तेवर दिखाने की कोशिश की और दोनों देशों के बीच तनातनी उस वक्त और बढ़ गई जब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों को लेकर मालदीव के नेता और मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ खूब बयानबाजी की, लेकिन जब भारत के लोगों ने मालदीव के टूरिज्म का बॉयकॉट करना शुरू किया, तो मालदीव की पहले से डगमगा रही इकोनॉमी की हालत और खराब हो गई, क्योंकि मालदीव के टूरिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से पहुंचने वाले पर्यटकों का है। इससे मालदीव लाइन पर आ गया। तो जो लोग पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने एक फोटो खिंचवा लिया तो क्या हो गया, भाई फोटो ऐसा खिंचवाया कि पूरी फिल्म पलट गई है। पुराने रिश्तों का हवाला देकर अब भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं मोइजू। हालांकि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया और मालदीव को आर्थिक संकट से उबरने में हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इसी का नतीजा है कि आज मालदीव पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाकर वेलकम कर रहा है। पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को 2 दिन के मालदीव दौरे पर पहुंचने वाले हैं और मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। कौन? प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने अपनी मालदीव यात्रा का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। पीएम मोदी ने मालदीव के दौरे को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि यह साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। वो राष्ट्रपति मोइजू और दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अपनी बैठकों का इंतजार कर रहे हैं ताकि आर्थिक और समुद्री सुरक्षा पर साझेदारी के ज्वाइंट विजन को आगे बढ़ाया जा सके और हिंद महासागर क्षेत्र में
शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग को मजबूत किया जा सके। यानी भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी, इंडी गठबंधन, वो पिछले 11 साल से यही साबित करने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल है और चुनाव में खुद फेल हो जाते हैं ये सब कर। खैर, इस देश में ना तो फर्जी नैरेटिव चलता है, ना फर्जी बाड़ा। और पाठशाला में अगला चैप्टर आपको देखना चाहिए। दुनिया में जो देश ही नहीं है उसका दूतावास खोलकर ठगने वाले महाठगों का हैरान कर देने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। ठगी के दुनिया के वो बंटी बबली जिनके किस्से सुनकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आज आपको देखना चाहिए। दुनिया ठगों और फर्जीवाड़ा करने वालों से भरी पड़ी है बॉस। ऐसे ऐसे बंटी बबली हैं कि आप कहां कहां बचेंगे। जिस तरह से साइबर अपराधी ठगी के लिए रोज नया पैतरा लेकर आते हैं, उसी तरह बड़ा गेम करने वाले ठग भी नए आइडिया के साथ मार्केट में आ गए। गाजियाबाद में तो एक शख्स ने कंपनियों को चूना लगाने के लिए पूरा का पूरा दूतावास, एम्बेसी खोल दिया भाई। इस फर्जी दूतावास में जब पुलिस ने छापा मारा तो उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि जिन देशों के नाम पर ठगी की जा रही थी वो देश तो दुनिया का मैप में भी नहीं है। पूरे देश में इस तरह के एक नहीं कई ठग अपना धंधा चला रहे। कुछ दिन पहले बिहार में पुलिस ने ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जिन्होंने जमीन के रेट बढ़ाने के लिए खेतों के बीच फर्जी हाईवे बना डाला था। यही नहीं, गुजरात में तो आईपीएल के नाम पर फर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया गया था, जिसमें खिलाड़ी भी फर्जी थे, टीम फर्जी थी, मैच फर्जी थे। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया था कि रूस के लोग सट्टेबाजी के जाल में फंस गए। लेकिन भारत में जब भी ठगों का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है नटवर लाल। नटवर लाल ने अपने शातिर दिमाग से ताजमहल, लाल किला और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन तक को बेचने का दावा कर दिया। महाठगों के फर्जीवाड़े और ठगी के कैसे कैसे नए तरीके मार्केट में आ चुके हैं, आज उसके बारे में आपको डिटेल से देखना चाहिए। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। देश भर में हुए ठगी के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां यूपी एसटीएफ ने अवैध रूप से चल रहे फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया और इस पूरे फर्जीवाड़े को ऑपरेट करने वाले आरोपी हर्षवर्धन जैन को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी हर्षवर्धन जैन की हवाइयां उड़ गई, लेकिन कुछ देर पहले तक यही शख्स खुद को कई देशों का डिप्लोमेट बता रहा था और पुलिस वालों पर रौब झाड़ रहा था। इसके कारनामे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आरोपी हर्षवर्धन जैन के पास से 4 लग्जरी कार बरामद हुई है। खास बात यह है कि चारों कार पर डिप्लोमेट नंबर थे। ये वो नंबर होते हैं जो दूसरे देशों के राजनयिकों को मिलते हैं। पुलिस भी डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग कम ही करती है। ऐसी गाड़ियों को अलग से प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन हर्षवर्धन जैन तो इन फर्जी नंबरों के बल पर ठगी का धंधा ऑपरेट कर रहा था। आरोपी हर्षवर्धन जैन इतना शातिर है कि उसने इस पूरे खेल को ऑपरेट करने के लिए गाजियाबाद के पौष इलाके में किराए का एक मकान लिया हुआ। इस आलीशान घर को उसने ऑफिस में तब्दील कर दिया था। घर के बाहर ही उसने किसी देश का झंडा लगा रखा था, ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि भाई तो ये किसी देश की एम्बेसी है, क्योंकि घर के बाहर किसी देश का झंडा लगा है और डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खड़ी हैं, तो आदमी तो यही सोचेगा कि एम्बेसी है। हर्षवर्धन जैन के घर के बाहर लगे इस बोर्ड को देखिए। बोर्ड पर नाम लिखा है जेडी जैन। बताया जा रहा है कि जेडी जैन आरोपी के पिता हैं। नाम के नीचे लिखा है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। यानी हर्षवर्धन जैन से ऐसा रुतबा बना रखा था उसने कि किसी को शक ही नहीं हो सकता था कि यह शख्स दरअसल डिप्लोमेट है ही नहीं। यूपी एसटीएफ ने जब इस फर्जी दूतावास पर छापा मारा तो कई सवाल थे कि आखिर कोई दूतावास खोलकर क्या ही खेल कर सकता है। लेकिन यहां से जो सामान मिला उसे देखने के बाद पूरा खेल समझ में आया। आरोपी हर्षवर्धन ने अपना रुतबा बनाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ फर्जी फोटो बना रखी थी। बताया जा रहा है कि इस फर्जी दूतावास से पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम समेत दिग्गजों के साथ तस्वीरें दिखी। इसके अलावा उसकी कुछ तस्वीरें चंद्रा स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी के साथ की भी। ये सभी फोटो मॉर्फ्ड थी, यानी ऐसी तस्वीरें जिन्हें डिजिटल तरीके से बदल कर तैयार किया गया। मॉर्फ की गई तस्वीरें लोगों को धोखा देने के लिए थी। यही काम हर्षवर्धन भी कर रहा था। यूपी एसटीएफ को हर्षवर्धन के ठिकाने से फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 कार के अलावा फर्जी माइक्रोनेशियन देशों के 12 जाली पासपोर्ट
18 डिप्लोमेटिक देश की फर्जी नंबर प्लेट, विदेश मंत्रालय की फर्जी मुहर लगे जाली दस्तावेज, 2 जाली पैन कार्ड, 2 जाली प्रेस कार्ड, कई देशों और कंपनियों की 34 जाली मुहर और 44,70,000 कैश के अलावा विदेशी करेंसी भी मिली। हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद के इस घर में वेस्ट आर्कटिक देश के नाम से दूतावास खोला हुआ था। आपने शायद ही इस देश का नाम कभी सुना हो, सुनिएगा भी कैसे, इस नाम का कोई देश ही नहीं है दुनिया में। यूपी पुलिस भी यही जानने के बाद हैरान रह गई। यूपी पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन जैन खुद को जिन माइक्रोनेशियन देशों का डिप्लोमेट बता रहा था, उसमें से कई देश तो अस्तित्व में ही नहीं। हर्षवर्धन जैन ने जिन देशों के नाम बताए उसमें पोल्विया और लोडोनिया को संयुक्त राष्ट्र से कोई मान्यता भी नहीं। मतलब पोल्विया और लोडोनिया नाम के कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं। जबकि सेबोर्गा इटली में एक गांव है जिसे देश का दर्जा भी प्राप्त नहीं। वहीं वेस्ट आर्कटिका अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, लेकिन कोई देश नहीं। यह भी जानना चाहिए आपको कि हर्षवर्धन फर्जी डिप्लोमेट बनकर ठगी के इस पूरे खेल को अंजाम कैसे दे रहा। पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन ने माइक्रोनेशियन देशों का डिप्लोमेट बनकर प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिलाने के नाम पर दलाली का काम शुरू किया। लोगों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर ठगी करता था। शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चला रहा। हर्षवर्धन जैन दिल्ली के पास बैठकर फर्जीवाड़े का रैकेट चला रहा था, तो दिल्ली से दूर बिहार के पूर्णिया में बिल्डरों ने ऐसा कारनामा कर दिया जो आज तक आपने नहीं सुना। पूर्णिया में एक फ्लाईओवर पर बुलडोजर एक्शन का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। किसी भी हाल में ये लोग पुल को गिरने नहीं देना चाहते। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पुल के आसपास जमीनें खरीदी। ये जमीनें भी इन लोगों ने महंगे दाम पर खरीदी क्योंकि इन्हें बताया गया था कि यहां हाईवे का काम शुरू हो गया। पुल का एक हिस्सा बन भी गया है, जिसके बाद लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि हाईवे के करीब जमीन की कीमत बढ़ जाती। लेकिन इसी के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। प्रशासन की टीम पहुंची और लोगों को बताया गया कि यहां कोई हाईवे है ही नहीं बॉस, ये पुल फर्जी है, सड़क फर्जी है। यानी सरकार ने इस पुल और सड़क का जो हिस्सा दिख रहा है, दिखाया गया है, उसे बनाया ही नहीं है सरकार ने। यह कारनामा तो उन लोगों ने किया जिनको जमीन बेचनी थी। बताया जा रहा है कि जमीन के मालिकों ने कारी कोसी नदी पर पुल का एक हिस्सा बना दिया, थोड़ा सा अपना पैसा लगाकर फर्जी पुल तैयार किया। कई लोगों को लगा कि सरकार बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही तभी ना पुल बन रहा है। जमीन मालिकों ने लोगों को बताया कि यहां से हाईवे गुजरने वाला है। इसके बाद इलाके की जमीनों की कीमत बढ़ गई और जमीन मालिक बड़ी कीमतों पर जमीन बेचकर फरार हो गए। पब्लिक सोचती रही कि भाई इतना बड़ा पुल बन रहा है तो यहां से हाईवे गुजरेगा। अब सरकार करेगी हम बना ही नहीं रहे हैं, यहां कोई है ही नहीं सड़क, तोड़ो इसको। जिन लोगों ने महंगे दाम पे जमीन खरीदी वो माथा पकड़ के बैठ गए क्योंकि खेत के बीच में अधूरा पुल खड़ा है जो बार बार उनके साथ हुई ठगी की याद दिला रहा है। तो एक से एक ठग है भाई।